जीत कुमार बनर्जी। अपने मित्र व्योमकेश दास के साथ कोलकाता के हैरिसन रोड पर उनके किराए के 3 मंजिला मकान में रहता हूं। व्योमकेश, जो स्वयं को जासूस के बजाय सत्यान्वेषी कहलाना पसंद करते हैं, अपनी तीक्ष्ण बुद्धि और असाधारण अवलोकन शक्ति के लिए जाने जाते हैं। उनकी हर हरकत, हर नजर, हर सवाल के पीछे एक गहरी सोच छिपी होती है जो मुझे हमेशा आश्चर्यचकित करती है। यह 1936 की बरसात की बात है, जब कोलकाता की सड़कों पर काली घटाएं छाई हुई थीं और हमारी जिंदगी में एक ऐसा रहस्य दस्तक देने वाला था जिसने हमें एक भयानक खून की लकीर तक पहुंचाया। उस शाम मैं और व्योमकेश चाय की मेज पर बैठे थे। हमारे नौकर पुटूराम ने हमें गरमागरम चाय और समोसे परोसे थे। मैं अखबार पढ़ने में मग्न था, जबकि व्योमकेश अपनी आदत के मुताबिक चाय की चुस्कियों के बीच खिड़की से बाहर बारिश को देख रहे थे। उनकी यह आदत मुझे हमेशा से पसंद थी। यह उनके शांत और चिंतनशील स्वभाव का हिस्सा थी। लेकिन अचानक वह मुड़े और मेरी ओर देखकर बोले, अजीत, क्या तुमने कभी सोचा है कि बदला लेने की इच्छा इंसान को कितना अंधा बना सकती है? वह एक साथ कितने रहस्य अपने भीतर समेट सकता है। मैंने अखबार से नजर उठाई और मुस्कुराया। व्योमकेश, तुम फिर किसी नए मामले की ओर इशारा कर रहे हो, है ना? वह हंसे। उनकी आंखों में एक चमक थी। शायद अजीत, लेकिन अभी तो यह केवल एक विचार है। मैंने अखबार फिर से उठाया, लेकिन मेरे मन में एक हल्का सा कौतूहल जाग चुका था। व्योमकेश के विचार कभी साधारण नहीं होते। उनकी हर बात के पीछे कोई ना कोई गहराई होती है। मैं यह सोच ही रहा था कि तभी दरवाजे पर जोर से दस्तक हुई। पुटूराम ने दरवाजा खोला और एक युवा व्यक्ति अंदर आया। उसकी उम्र करीब 25-26 साल होगी। उसका चेहरा गंभीर था और आंखों में एक अजीब सी बेचैनी तैर रही थी। उसके कपड़े गीले थे, जैसे वह तेज बारिश में भागता हुआ आया हो। उसने हमें नमस्ते किया और व्योमकेश की ओर देखकर बोला, श्री व्योमकेश दास? व्योमकेश ने सिर हिलाया। जी, मैं ही हूं। आप कौन हैं और क्या बात है? मेरा नाम देबाशीष मुखर्जी है, उस व्यक्ति ने कहा। उसकी आवाज में एक हल्की सी कंपन थी। मैं कैमक स्ट्रीट पर रहने वाले राजशेखर मुखर्जी का भतीजा हूं। मेरे चाचा जी की कल रात अचानक मृत्यु हो गई। पुलिस कहती है कि यह आत्महत्या थी, लेकिन मुझे यकीन है कि उनकी हत्या की गई है। मुझे आपकी मदद चाहिए। व्योमकेश ने उसे बैठने का इशारा किया और शांत स्वर में पूछा, बताइए, विस्तार से क्या हुआ? देबाशीष ने एक गहरी सांस ली, जैसे वह अपनी बात कहने के लिए हिम्मत जुटा रहा हो। फिर वह बोला, मेरे चाचा जी राजशेखर मुखर्जी एक जमींदार थे। उनकी कैमक स्ट्रीट पर एक बड़ी हवेली है, जहां वह अपनी पत्नी सुचित्रा देवी और कुछ नौकरों के साथ रहते थे। वह बहुत शांत स्वभाव के थे और पुरानी किताबों और संस्कृत ग्रंथों के बहुत शौकीन थे। पिछले कुछ महीनों से वह एक प्राचीन ग्रंथ का अध्ययन कर रहे थे जो उन्हें किसी पुराने पुस्तक व्यापारी से मिला था। कल रात करीब 11 बजे उनका शव उनकी हवेली के पुराने पुस्तकालय में मिला। उनके गले में एक पतली लाल रेशमी डोरी बंधी हुई थी और वह एक कुर्सी से लटक रहे थे। पुलिस ने तुरंत यह मान लिया कि उन्होंने आत्महत्या कर ली है, लेकिन मुझे यकीन है कि कुछ गड़बड़ है। क्यों? व्योमकेश ने पूछा। उनकी आवाज में वही गंभीरता थी जो हमेशा किसी रहस्य की शुरुआत में होती थी। क्योंकि, देबाशीष ने कहा, मेरे चाचा जी बहुत खुश थे। उन्होंने 1 हफ्ते पहले अपनी सारी संपत्ति एक अनाथालय के नाम कर दी थी और वह एक नई जिंदगी शुरू करने की योजना बना रहे थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्हें किसी व्योमकेश ने कुछ पल सोचा। उनकी उंगलियां अपनी चाय के कप के किनारे पर थपथपा रही थीं। यह उनकी सोचने की आदत थी। फिर उन्होंने पूछा, आपने कहा कि उनके गले में लाल रेशमी डोरी थी। यह कोई साधारण रस्सी या कपड़ा नहीं था? नहीं, देबाशीष ने सिर हिलाया। यह एक बहुत पतली लेकिन मजबूत लाल रेशमी डोरी थी, जैसी पूजा या किसी विशेष काम में इस्तेमाल होती है। और एक बात और, पुस्तकालय में सब कुछ बिखरा हुआ था। किताबें फर्श पर गिरी हुई थीं और चाचा जी की वह संस्कृत पांडुलिपि भी कि जिसका वह अध्ययन कर रहे थे, गायब हो गई थी। व्योमकेश की आंखों में वही चमक आ गई थी जो तब आती थी जब उन्हें कोई रोचक मामला मिलता था। मैं जानता था कि उनका दिमाग पहले से ही इस रहस्य को सुलझाने की दिशा में काम करने लगा था। और आपकी चाची, उनकी क्या प्रतिक्रिया थी? व्योमकेश ने पूछा। चाची बिल्कुल टूट गई हैं, देबाशीष ने कहा। वह सदमे में हैं और ठीक से कुछ बोल नहीं पा रही हैं,
लेकिन मुझे लगता है कि वह भी कुछ छिपा रही हैं। ब्योमकेश ने मेरी ओर देखा। उनके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान थी। अजीत, क्या तुम मेरे साथ कैमक स्ट्रीट चलोगे? मुझे लगता है कि यह मामला उतना सीधा नहीं है जितना दिख रहा है। मैंने सिर हिलाया। मुझे पता था कि जब ब्योमकेश ऐसे सवाल पूछते हैं तो वह केवल औपचारिकता होती है। वह जानते थे कि मैं हमेशा उनके साथ रहूंगा, चाहे रास्ता कितना भी खतरनाक क्यों न हो। हम देबाशीष के साथ मुखर्जी हवेली के लिए निकल पड़े। बारिश थम चुकी थी, लेकिन आसमान अभी भी काले बादलों से भरा था। कोलकाता की सड़कें गीली और फिसलन भरी थीं और हवा में एक अजीब सी नमी थी। कैमक स्ट्रीट पर पहुंचकर हमें एक विशाल 3 मंजिला हवेली दिखी। इसकी बनावट पुरानी थी लेकिन भव्य, जैसे यह किसी और युग की कहानी सुना रही हो। बड़े बड़े खंभे, नक्काशीदार दरवाजे और ऊंची खिड़कियां इसे एक राजसी रूप दे रही थीं। लेकिन अब भी शाम की धुंधली रोशनी में यह हवेली कुछ भयानक और रहस्यमय लग रही थी। हवेली के मुख्य द्वार पर हमें एक बूढ़ा नौकर मिला जिसका नाम हरिहर था। उसके चेहरे पर दुख की गहरी छाया थी। देबाशीष बाबू, उसने कहा और फिर हमारी ओर देखते हुए पूछा, ये सज्जन कौन हैं? ये ब्योमकेश दास हैं, देबाशीष ने कहा। ये सत्यान्वेषी हैं और चाचा जी की मृत्यु की जांच करने आए हैं। हरिहर की आंखों में एक हल्की सी राहत दिखी। भगवान करे कि सच्चाई सामने आए बाबू, उसने कहा। मालकिन बाबू बहुत अच्छे इंसान थे। मुझे विश्वास नहीं होता कि उन्होंने ऐसा किया होगा। हम अंदर दाखिल हुए। हवेली के अंदर का वातावरण उदास और भारी था। दीवारों पर पुराने चित्र टंगे थे और फर्श पर संगमरमर की चमक मध्यम पड़ चुकी थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी थी, जैसे पूरी हवेली किसी सदमे में हो। देबाशीष ने हमें सीधे पुस्तकालय में ले जाया, जहां राजशेखर मुखर्जी का शव मिला था। कमरा बड़ा था और 3 दीवारों पर किताबों की अलमारियां थीं। एक कोने में एक बड़ी मेज थी जिस पर कागजात और किताबें बिखरी हुई थीं। फर्श पर भी कई किताबें गिरी हुई थीं। बीच में एक मजबूत लकड़ी की कुर्सी थी और उसके ऊपर छत से लटकने वाली एक मोटी शहतीर थी। ब्योमकेश ने कमरे का बारीकी से निरीक्षण शुरू किया। वह फर्श पर झुके, दीवारों को टटोला और यहां तक कि खिड़की के पास की धूल को भी ध्यान से देखा। मैं उनके पीछे पीछे चल रहा था, उनके हर कदम को देख रहा था। मुझे पता था कि वह कुछ ढूंढ रहे हैं, लेकिन क्या, यह मुझे अभी समझ नहीं आ रहा था। लाश को कहां मिला था? ब्योमकेश ने पूछा। यहीं, इसी कुर्सी से लटकी हुई, देबाशीष ने कहा। लाल रेशमी डोरी उनके गले में कसी हुई थी और डोरी का दूसरा सिरा उस शहतीर से बंधा था। ब्योमकेश ने शहतीर को ध्यान से देखा, फिर उन्होंने कुर्सी को देखा। कुर्सी पर कोई निशान नहीं था, जैसे कोई उस पर खड़ा होकर फिर कूद गया हो। ब्योमकेश ने फर्श पर एक छोटा सा निशान देखा, जैसे किसी ने कुछ घसीटा हो। यह क्या है? उन्होंने देबाशीष से पूछा। मुझे नहीं पता, देबाशीष ने कहा। यह पहले से था या बाद में हुआ, यह मैं नहीं जानता। ब्योमकेश ने कुछ और देर तक फर्श का निरीक्षण किया। फिर वह मेज की ओर गए, जहां कागजात और किताबें बिखरी हुई थीं। यह सब कैसे बिखरा? ब्योमकेश ने पूछा। क्या यह पहले से इसी हालत में था? नहीं, देबाशीष ने कहा। चाचा जी बहुत व्यवस्थित थे। वह हमेशा अपनी किताबों और कागजों को संभाल कर रखते थे। यह सब तभी बिखरा जब उनकी लाश मिली। लगता है जैसे किसी ने कुछ ढूंढने की कोशिश की हो। ब्योमकेश ने कागजों को ध्यान से देखना शुरू किया। अधिकतर कागज संस्कृत श्लोकों के अनुवाद और नोट्स थे। एक कागज पर एक अजीब सा नक्शा बना हुआ था, कुछ प्रतीक चिन्ह और तीर के निशान। ब्योमकेश ने वह कागज उठाया और बारीकी से देखा। यह क्या है? मैंने पूछा। शायद कोई खजाने का नक्शा, ब्योमकेश ने धीरे से कहा, या फिर कोई गुप्त स्थान का संकेत। लेकिन यह अधूरा है। ऐसा लगता है जैसे राजशेखर बाबू ने इसे बीच में ही छोड़ दिया हो। देबाशीष ने हैरानी से कागज को देखा। चाचा जी ने मुझसे कभी किसी खजाने के बारे में नहीं कहा, लेकिन हां, वह उस संस्कृत पांडुलिपि के बारे में बहुत उत्साहित थे। उन्होंने कहा था कि उसमें कुछ ऐसी जानकारी है जो इतिहास को बदल सकती है। वह पांडुलिपि अब कहां है? ब्योमकेश ने पूछा। गायब हो गई, देबाशीष ने कहा। पुलिस ने भी इसे नहीं पाया। ब्योमकेश ने कुछ और पल सोचा, फिर उन्होंने कहा, मुझे आपकी चाची से मिलना है। क्या वह हालत में हैं? देबाशीष ने सिर हिलाया। चलिए, मैं आपको उनके पास ले चलता हूं।
हम पुस्तकालय से बाहर निकले और एक लंबे गलियारे से होते हुए हवेली के दूसरे भाग में पहुंचे। यहां एक बड़ा कमरा था जहां सुचित्रा देवी बैठी हुई थीं। वह एक अधेड़ उम्र की महिला थीं, जिनके चेहरे पर दुख की गहरी छाया थी। उनकी आंखें सूजी हुई थीं, जैसे वह बहुत रोई हों। नमस्ते श्रीमती मुखर्जी, व्योमकेश ने विनम्रता से कहा। मैं व्योमकेश दास हूं। मैं आपके पति की मृत्यु के बारे में कुछ जानना चाहता हूं। सुचित्रा देवी ने हमें देखा। उनकी आंखों में एक खालीपन था। क्या फर्क पड़ता है, उन्होंने धीमी आवाज में कहा। वह चले गए। अब कुछ भी उन्हें वापस नहीं ला सकता। मैं समझता हूं आपका दुख, व्योमकेश ने कहा, लेकिन अगर यह आत्महत्या नहीं बल्कि हत्या थी तो सच्चाई सामने आनी चाहिए। आपके पति को न्याय मिलना चाहिए। सुचित्रा देवी की आंखों में एक हल्की सी चमक आई। हत्या? उन्होंने कहा। लेकिन पुलिस ने तो कहा। पुलिस गलत हो सकती है, व्योमकेश ने कहा। मुझे बताइए, आपके पति पिछले कुछ दिनों से कैसे थे? क्या वह किसी बात से परेशान थे? सुचित्रा देवी ने एक गहरी सांस ली। नहीं, वह बहुत खुश थे। पिछले हफ्ते उन्होंने अपनी सारी संपत्ति एक अनाथालय के नाम कर दी थी। उन्होंने कहा था कि अब उन्हें सांसारिक बंधनों से मुक्ति मिल गई है और वह एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। वह उस पांडुलिपि के बारे में भी बहुत उत्साहित थे जो उन्हें मिली थी। वह पांडुलिपि के बारे में और बताइए, व्योमकेश ने पूछा। यह उन्हें कैसे मिली? करीब 3 महीने पहले, सुचित्रा देवी ने कहा। मेरे पति बड़ा बाजार में एक पुराने पुस्तक विक्रेता की दुकान पर गए थे। वहां उन्हें यह पांडुलिपि मिली। विक्रेता ने कहा कि यह एक बहुत पुरानी पांडुलिपि है जो किसी जमींदार के घर से मिली थी। मेरे पति ने इसे खरीद लिया और घर लाकर इसका अध्ययन शुरू कर दिया। वह दिन रात इसी में डूबे रहते थे। उस पांडुलिपि में क्या लिखा था? व्योमकेश ने पूछा। मुझे ठीक से नहीं पता, सुचित्रा देवी ने कहा। यह संस्कृत में थी और मैं संस्कृत नहीं समझती, लेकिन मेरे पति ने एक बार कहा था कि इसमें एक पुराने खजाने का जिक्र है जो कोलकाता में कहीं छिपा हुआ है। उन्होंने कहा था कि अगर वह इस खजाने को ढूंढ लेते हैं तो वह इसे गरीबों में बांट देंगे। क्या किसी और को इस पांडुलिपि के बारे में पता था? व्योमकेश ने पूछा। हां, सुचित्रा देवी ने कहा। मेरे पति के 2-3 मित्र थे जो कभी कभी आते थे और उनके साथ इस पर चर्चा करते थे। एक थे प्रबोध बनर्जी, जो एक इतिहासकार हैं। दूसरे थे सुधीर चक्रवर्ती, जो एक पुरातत्वविद हैं। और तीसरे थे जगदीश सेन, जो एक व्यापारी हैं। व्योमकेश ने यह सब ध्यान से सुना। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं था, लेकिन मुझे पता था कि उनका दिमाग तेजी से काम कर रहा था। कल रात क्या हुआ था? उन्होंने पूछा। आपके पति आखिरी बार कब दिखे? सुचित्रा देवी ने कहा। रात को खाने के बाद वह पुस्तकालय में चले गए। उन्होंने कहा था कि उन्हें कुछ जरूरी काम है। करीब 10 बजे मैंने उन्हें चाय दी थी। वह बहुत खुश लग रहे थे। उन्होंने कहा था कि उन्हें कुछ मिल गया है जो वह ढूंढ रहे थे। उसके बाद मैं अपने कमरे में चली गई। करीब 11 बजे मुझे हरिहर की चीख सुनाई दी। मैं दौड़कर पुस्तकालय में गई और उनकी आवाज टूट गई। आंखों में आंसू आ गए। व्योमकेश ने उन्हें कुछ पल का समय दिया, फिर धीरे से पूछा, क्या आपको कोई ऐसा व्यक्ति याद है जो आपके पति से नाराज था या जो उस पांडुलिपि में दिलचस्पी रखता था? सुचित्रा देवी ने सोचा, फिर कहा, हां, एक व्यक्ति था। उसका नाम रामकृष्ण दत्त है। वह एक पुरातत्व संग्राहक है। उसने कई बार मेरे पति को वह पांडुलिपि बेचने के लिए कहा था। वह बहुत ऊंची कीमत देने को तैयार था, लेकिन मेरे पति ने मना कर दिया। आखिरी बार जब वह आया तो वह बहुत गुस्से में था। उसने कहा था कि मेरे पति को पछताना पड़ेगा। यह बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, व्योमकेश ने कहा। क्या आप मुझे इन सभी लोगों के पते दे सकती हैं? सुचित्रा देवी ने सिर हिलाया और देबाशीष से कहा कि वह पते लिख दे। हमने सुचित्रा देवी को धन्यवाद दिया और पुस्तकालय की ओर वापस जाने लगे। रास्ते में व्योमकेश ने हरिहर को बुलाया। हरिहर, तुमने कल रात क्या देखा? व्योमकेश ने पूछा। बाबू, हरिहर ने कहा। उसकी आवाज में भय था। मैं रात को 10 बजे के बाद नीचे के कमरों में रोशनी बुझा रहा था। तभी मुझे ऊपर से कुछ आवाजें सुनाई दी, जैसे कोई बहस कर रहा हो। मैं ऊपर गया तो देखा कि पुस्तकालय का दरवाजा बंद है। मैंने दस्तक दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। मैं कुछ देर इंतजार करता रहा। फिर करीब 10:30 बजे दरवाजा खुला और एक छाया बाहर निकली। अंधेरे में मैं साफ नहीं देख पाया कि वह कौन था,
लेकिन वह व्यक्ति जल्दी जल्दी सीढ़ियों से नीचे उतरा और मुख्य दरवाजे से बाहर चला गया। तुमने उसे रोका नहीं? व्योमकेश ने पूछा। नहीं बाबू, हरिहर ने कहा। मुझे लगा कि शायद वह मालिक बाबू का कोई मेहमान होगा। फिर मैं पुस्तकालय के अंदर गया और उसकी आवाज कांप गई। मालिक बाबू कुर्सी से लटक रहे थे। उनके गले में लाल डोरी थी। मैं चिल्लाया और मालकिन और देबाशीष बाबू दौड़े आए। वह व्यक्ति कैसा दिख रहा था? व्योमकेश ने पूछा। लंबा, छोटा, मोटा? बाबू, अंधेरे में मैं ठीक से नहीं देख पाया, हरिहर ने कहा, लेकिन मुझे लगा कि वह मध्यम कद का था और कुछ लंगड़ाता हुआ चल रहा था। व्योमकेश ने यह सुना और कुछ पल सोचते रहे। फिर उन्होंने कहा, ठीक है हरिहर, तुम जाओ। हमने पुस्तकालय का फिर से निरीक्षण किया। इस बार व्योमकेश ने खिड़की के पास ज्यादा ध्यान दिया। खिड़की बंद थी, लेकिन उसकी सांकल टूटी हुई थी। यह देखो अजीत, व्योमकेश ने कहा। यह सांकल हाल ही में टूटी है। शायद कोई इस खिड़की से अंदर आया या बाहर गया, लेकिन यह खिड़की तो तीसरी मंजिल पर है, मैंने कहा। कोई यहां से कैसे चढ़ या उतर सकता है? व्योमकेश ने खिड़की से बाहर देखा। खिड़की के नीचे एक मोटा पानी का पाइप था जो जमीन से छत तक जाता था। एक फुर्तीला आदमी इस पाइप से चढ़ सकता है, उन्होंने कहा, और अगर वह लंगड़ा रहा हो तो शायद उतरते समय चोट लगी होगी। मुझे समझ आने लगा था कि व्योमकेश क्या सोच रहे थे। तो आपको लगता है कि यह हत्या थी? मैंने पूछा। निश्चित रूप से, व्योमकेश ने कहा। राजशेखर बाबू ने आत्महत्या नहीं की। किसी ने उन्हें मारा और फिर इसे आत्महत्या जैसा दिखाने की कोशिश की, लेकिन हत्यारे ने कुछ गलतियां की हैं जो हमें सच तक ले जाएंगी। हमने हवेली से विदा ली और अपने घर लौट आए। रास्ते भर व्योमकेश चुप रहे, अपने विचारों में डूबे हुए। मैं जानता था कि उनका दिमाग उस रहस्य को सुलझाने में लगा हुआ है। घर पहुंचकर उन्होंने अपनी डायरी निकाली और कुछ नोट्स बनाने लगे। क्या तुम्हें कुछ समझ आया? मैंने पूछा। कुछ तो समझ आया अजीत, उन्होंने जवाब दिया, लेकिन अभी पूरी तस्वीर साफ नहीं है। हमें उन 3 लोगों से मिलना होगा जिनका सुचित्रा देवी ने जिक्र किया था, प्रबोध बनर्जी, सुधीर चक्रवर्ती और जगदीश सेन। और हां, रामकृष्ण दत्त से भी। कल हम इन सब से मिलेंगे। अगली सुबह हम सबसे पहले प्रबोध बनर्जी से मिलने गए। वह कॉलेज स्ट्रीट में रहते थे, एक छोटे से लेकिन साफ सुथरे अपार्टमेंट में। वह एक मध्यम उम्र के व्यक्ति थे, चश्मा लगाए हुए और किताबों से घिरे। राजशेखर की मृत्यु के बारे में सुनकर वह बहुत दुखी हुए। यह बहुत दुखद है, उन्होंने कहा। राजशेखर एक बहुत अच्छे इंसान और विद्वान थे। मुझे विश्वास नहीं होता कि उन्होंने आत्महत्या की होगी। आप उस पांडुलिपि के बारे में क्या जानते हैं जिसका वह अध्ययन कर रहे थे? व्योमकेश ने पूछा। प्रबोध बनर्जी ने कहा, वह एक बहुत पुरानी संस्कृत पांडुलिपि थी। इसमें एक प्राचीन खजाने का जिक्र था जो मुगल काल में कोलकाता के किसी गुप्त स्थान पर छिपाया गया था। राजशेखर ने मुझसे कई बार इसके बारे में चर्चा की थी। वह इस खजाने को ढूंढने के लिए बहुत उत्सुक थे। क्या आपको लगता है कि वह खजाना सचमुच मौजूद है? व्योमकेश ने पूछा। प्रबोध बनर्जी ने कंधे उचकाए। मुझे नहीं पता, लेकिन राजशेखर को इस पर पूरा विश्वास था। उन्होंने कहा था कि पांडुलिपि में एक नक्शा भी है जो उस स्थान की ओर इशारा करता है। क्या किसी और को इस पांडुलिपि के बारे में पता था? व्योमकेश ने पूछा। हां, प्रबोध बनर्जी ने कहा। सुधीर चक्रवर्ती और जगदीश सेन को भी पता था। हम तीनों कभी कभी राजशेखर के घर जाते थे और इस पर चर्चा करते थे, और एक बार रामकृष्ण दत्त भी आया था। वह राजशेखर से वह पांडुलिपि खरीदना चाहता था, लेकिन राजशेखर ने मना कर दिया। रामकृष्ण दत्त के बारे में और बताइए, व्योमकेश ने पूछा। वह एक अजीब आदमी है, प्रबोध बनर्जी ने कहा। वह पुरानी चीजों का संग्राहक है और उसके लिए कुछ भी कर सकता है। उसकी प्रतिष्ठा भी अच्छी नहीं है। लोग कहते हैं कि उसने कई बार चोरी से पुरानी चीजें हासिल की हैं। हमने प्रबोध बनर्जी को धन्यवाद दिया और सुधीर चक्रवर्ती से मिलने चले गए। वह बोरसाबालबू बाजार में एक पुराने मकान में रहते थे। वह एक बुजुर्ग व्यक्ति थे, सफेद बालों वाले और कुछ कमजोर। राजशेखर की मृत्यु के बारे में सुनकर वह बहुत हैरान हुए।
यह कैसे हो सकता है? उन्होंने कहा। राजशेखर तो बहुत खुश थे। उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्हें वह मिल गया है जो वह ढूंढ रहे थे। आपसे आखिरी बार कब मिले थे? व्योमकेश ने पूछा। परसों, सुधीर चक्रवर्ती ने कहा। वह मेरे पास आए थे और उन्होंने कहा था कि उन्होंने पांडुलिपि के नक्शे को समझ लिया है। उन्हें पता चल गया था कि खजाना कहाँ छिपा है। उन्होंने कहा था कि वह जल्द ही वहां जाएंगे और खजाना निकालेंगे। उस स्थान के बारे में कुछ बताया था? व्योमकेश ने पूछा। नहीं, सुधीर चक्रवर्ती ने सिर हिलाया। उन्होंने कहा था कि अभी यह गुप्त रखना चाहिए। वह नहीं चाहते थे कि कोई और इसके बारे में जाने। क्या आपको लगता है कि किसी ने उन्हें इसलिए मारा? हो सकता है, व्योमकेश ने कहा। हमने सुधीर चक्रवर्ती को धन्यवाद दिया और जगदीश सेन से मिलने चले गए। वह एक अमीर व्यापारी थे जो चौरंगी के पास एक बड़े मकान में रहते थे। वह एक मोटे और रौबदार व्यक्ति थे। राजशेखर की मृत्यु के बारे में सुनकर उनके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं आया। यह दुर्भाग्यपूर्ण है, उन्होंने ठंडी आवाज में कहा। लेकिन राजशेखर एक सनकी आदमी थे। उन्हें पता नहीं था कि खजाने जैसी चीजों के पीछे भागना खतरनाक हो सकता है। आपका मतलब? व्योमकेश ने पूछा। मेरा मतलब है कि अगर कोई खजाना सचमुच है तो उसके पीछे कई लोग होंगे, जगदीश सेन ने कहा, और हर कोई उसे पाना चाहेगा। राजशेखर को यह समझना चाहिए था। क्या आपको भी उस खजाने में दिलचस्पी थी? व्योमकेश ने पूछा। जगदीश सेन ने मुस्कुराते हुए कहा, बिल्कुल। मैं एक व्यापारी हूं श्रीदास। मुझे पैसों में दिलचस्पी है। अगर वह खजाना मिलता तो मैं राजशेखर को एक अच्छा प्रस्ताव देता, लेकिन अब वह मौका चला गया। व्योमकेश ने उन्हें ध्यान से देखा। कल रात आप कहां थे? उन्होंने पूछा। जगदीश सेन के चेहरे पर गुस्सा आ गया। आप मुझ पर शक कर रहे हैं? मैं कल रात अपने घर पर था, अपने परिवार के साथ। आप चाहें तो पूछ सकते हैं, व्योमकेश ने कहा। बस एक औपचारिक सवाल था श्री सेन। हमने जगदीश सेन से विदा ली और निकल पड़े। अब हमें रामकृष्ण दत्त से मिलना है, व्योमकेश ने कहा। रामकृष्ण दत्त का घर एक संकरी गली में था, जहां पुरानी और जर्जर इमारतें थीं। उसका घर छोटा था, लेकिन अंदर पुरानी मूर्तियां, चित्र और अन्य प्राचीन वस्तुएं भरी हुई थीं। रामकृष्ण दत्त एक मध्यम कद का आदमी था, तीखी नाक और छोटी छोटी आंखों वाला। उसके चलने में एक हल्की सी लंगड़ाहट थी। जब हमने राजशेखर मुखर्जी के बारे में पूछा तो उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान आई। राजशेखर मुखर्जी? उसने कहा। हां, मैं उन्हें जानता था। वह एक मूर्ख आदमी थे जो खजानों के सपने देखते थे। मैंने उनसे वह पांडुलिपि खरीदने की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। बड़ी गलती की उन्होंने। कल रात आप कहां थे? व्योमकेश ने सीधे पूछा। रामकृष्ण दत्त के चेहरे का रंग बदल गया। यह क्या सवाल है? मैं अपने घर पर था। व्योमकेश ने उसके पैर की ओर देखा। आपके पैर में चोट कैसे लगी? उन्होंने पूछा। रामकृष्ण दत्त ने झिझकते हुए कहा, मैं कल शाम को सीढ़ियों से गिर गया था। व्योमकेश ने कुछ नहीं कहा, लेकिन मैं देख सकता था कि उनके दिमाग में कुछ चल रहा था। हमने रामकृष्ण दत्त से विदा ली और बाहर निकल आए। क्या तुम्हें लगता है कि वही हत्यारा है? मैंने पूछा। वह एक संदिग्ध तो है अजीत, व्योमकेश ने कहा। उसके पैर में चोट है जो उस लंगड़ाती छाया से मेल खाती है जिसे हरिहर ने देखा था, लेकिन अभी कोई पक्का सबूत नहीं है। हमें और जांच करनी होगी। हम अपने घर लौट आए और व्योमकेश ने अपने नोट्स देखने शुरू किए। शाम को अचानक देबाशीष आया। उसके चेहरे पर घबराहट थी। श्रीदास, उसने कहा, एक और घटना हो गई है। आज सुबह प्रबोध बनर्जी के घर से उनकी लाश मिली है। उनके गले में भी वही लाल रेशमी डोरी थी। क्या? व्योमकेश चौंक गए। यह कब हुआ? आज सुबह, देबाशीष ने कहा। उनका नौकर जब उन्हें जगाने गया तो देखा कि वह मर चुके हैं। पुलिस कहती है कि यह भी आत्महत्या थी, लेकिन मुझे लगता है कि यह वही हत्यारा है। व्योमकेश तुरंत उठ खड़े हुए। चलो, हमें तुरंत वहां जाना होगा। यह कोई संयोग नहीं है अजीत। किसी ने प्रबोध बनर्जी को भी मार दिया है, और मुझे लगता है कि यह सिलसिला यहीं नहीं रुकेगा। हम प्रबोध बनर्जी के घर पहुंचे। पुलिस पहले से ही वहां थी। उनका शव बिस्तर पर पड़ा था, गले में वही लाल रेशमी डोरी बंधी हुई थी। व्योमकेश ने कमरे का निरीक्षण किया। कमरे में कोई संघर्ष के निशान नहीं थे। सब कुछ व्यवस्थित था, लेकिन खिड़की खुली हुई थी। व्योमकेश ने खिड़की के पास जाकर देखा। नीचे एक पाइप था
जो जमीन से ऊपर तक जाता था। यही रास्ता है, व्योमकेश ने कहा। हत्यारा इसी पाइप से चढ़ा और प्रबोध बनर्जी को सोते समय मार दिया। फिर उसने इसे आत्महत्या जैसा दिखाने की कोशिश की। लेकिन क्यों? मैंने पूछा। क्योंकि प्रबोध बनर्जी उस पांडुलिपि के बारे में जानते थे, व्योमकेश ने कहा। हत्यारा उन सभी को मार रहा है जो उस खजाने के रहस्य को जानते हैं, और अगर मैं गलत नहीं हूं तो अगला निशाना सुधीर चक्रवर्ती या जगदीश सेन होगा। हमें तुरंत उन्हें बचाना होगा, मैंने कहा। हां, व्योमकेश ने कहा, लेकिन पहले हमें यह समझना होगा कि वह खजाना कहां है, क्योंकि हत्यारा भी उसी को ढूंढ रहा है। हमने पुलिस को सूचित किया और सुधीर चक्रवर्ती के घर की ओर निकल पड़े। लेकिन जब हम वहां पहुंचे तो देर हो चुकी थी। सुधीर चक्रवर्ती की भी लाश मिल चुकी थी, गले में वही लाल रेशमी डोरी। यह तीसरी हत्या थी और अब साफ हो गया था कि कोई एक योजनाबद्ध तरीके से उन सभी को मार रहा था जो उस पांडुलिपि के रहस्य को जानते थे। हत्यारा बहुत चालाक है अजीत, व्योमकेश ने कहा। वह हर बार लाल रेशमी डोरी का इस्तेमाल कर रहा है जो किसी पुराने खजाने या अभिशाप से जुड़ी हो सकती है। वह डराना चाहता है और साथ ही अपने निशान मिटाना चाहता है। अब हमें जगदीश सेन को बचाना होगा, मैंने कहा, और हमें वह पांडुलिपि भी ढूंढनी होगी। व्योमकेश ने सिर हिलाया। हां, लेकिन मुझे लगता है कि पांडुलिपि अब हत्यारे के पास है। उसने राजशेखर बाबू के पुस्तकालय से इसे चुराया होगा और अब वह उस खजाने को ढूंढने की कोशिश कर रहा है। हमें जल्दी करनी होगी। हम जगदीश सेन के घर पहुंचे और उन्हें सारी स्थिति बताई। वह घबरा गए। तो मैं अगला निशाना हूं, उन्होंने कहा। हो सकता है, व्योमकेश ने कहा, इसलिए आपको सावधान रहना होगा, और अगर आपको कुछ भी संदिग्ध दिखे तो तुरंत हमें बताएं। जगदीश सेन ने कहा, लेकिन मैं इस तरह नहीं रह सकता, मुझे अपनी रक्षा करनी होगी। व्योमकेश ने कहा, मैं पुलिस से कहूंगा कि वे आपके घर पर पहरा लगा दें, लेकिन एक बात बताइए, क्या आपको याद है कि उस पांडुलिपि में क्या लिखा था? खजाने का स्थान? जगदीश सेन ने सोचा, फिर बोले, मुझे ठीक से याद नहीं, लेकिन राजशेखर ने एक बार कहा था कि खजाना किसी पुरानी हवेली के तहखाने में छिपा है और वह हवेली कैमक स्ट्रीट के पास ही कहीं है। व्योमकेश की आंखों में चमक आ गई। कैमक स्ट्रीट? तो खजाना मुखर्जी हवेली में ही छिपा हो सकता है। हो सकता है, जगदीश सेन ने कहा। राजशेखर ने कुछ ऐसा ही इशारा किया था। व्योमकेश ने मुझसे कहा, अजीत, अब सब कुछ साफ हो रहा है। हत्यारे को पता चल गया है कि खजाना मुखर्जी हवेली में है, इसीलिए उसने सबसे पहले राजशेखर बाबू को मारा, फिर उन सभी को मारना शुरू किया जो इस रहस्य को जानते थे। अब वह खुद उस खजाने को ढूंढना चाहता है। हमें तुरंत मुखर्जी हवेली जाना होगा। हम तुरंत मुखर्जी हवेली की ओर निकल पड़े। रात हो चुकी थी और कोलकाता की सड़कें सुनसान थीं। बारिश फिर शुरू हो गई थी और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। हवेली पहुंचकर हमने देवाशीष और सुचित्रा देवी को सारी स्थिति बताई। क्या? सुचित्रा देवी चौंक गईं। खजाना हमारी हवेली में? व्योमकेश ने कहा, हां, और हमें इसे जल्दी ढूंढना होगा, वरना हत्यारा पहले पहुंच जाएगा। हमने पूरी हवेली की तलाशी शुरू की, तहखाने, पुराने कमरे, गुप्त दरवाजे, हर जगह। व्योमकेश उस नक्शे को याद करने की कोशिश कर रहे थे जो राजशेखर बाबू के कागजों में था। आखिरकार तहखाने में एक पुरानी दीवार के पीछे हमें एक छोटा सा कमरा मिला। कमरे में एक पुराना लोहे का संदूक रखा था। यही है, व्योमकेश ने कहा, यही वह खजाना है जिसके लिए 3 लोगों की जान गई। हमने संदूक को खोलने की कोशिश की। वह बंद था, लेकिन व्योमकेश ने एक औजार से ताला तोड़ दिया। अंदर सोने के सिक्के, हीरे जवाहरात और पुरानी कीमती चीजें भरी हुई थीं। यह वाकई एक बहुत बड़ा खजाना था। लेकिन तभी हमें पीछे से एक आवाज सुनाई दी, तो आखिरकार आप लोगों ने इसे ढूंढ ही लिया। हम पलटे तो देखा कि रामकृष्ण दत्त वहां खड़ा था, हाथ में एक रिवॉल्वर लिए। तो तुम ही हत्यारे हो, व्योमकेश ने कहा। रामकृष्ण दत्त ने एक क्रूर मुस्कान के साथ कहा, हां, मैं ही हूं, और अब तुम लोगों ने अपनी कब्र खुद खोद ली है। यह खजाना मेरा है और मैं इसे किसी के साथ बांटने वाला नहीं हूं। व्योमकेश शांत थे, जैसे उन्हें यह सब पहले से ही पता हो। तो तुमने ही राजशेखर बाबू, प्रबोध बनर्जी और सुधीर चक्रवर्ती को मारा? उन्होंने पूछा। रामकृष्ण दत्त ने हंसते हुए कहा, बिल्कुल,
राजशेखर मूर्ख था, उसने मुझे वह पांडुलिपि बेचने से मना कर दिया। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं खुद ही इसे ले लूं और उन सभी को खत्म कर दूं जो इस रहस्य को जानते थे। मैं उस रात उनके पुस्तकालय में गया, उनसे बहस हुई और फिर मैंने उन्हें मार दिया। फिर पांडुलिपि चुरा ली। प्रबोध और सुधीर को भी मारना पड़ा क्योंकि वे भी बहुत कुछ जानते थे। और वह लाल रेशमी डोरी? व्योमकेश ने पूछा। रामकृष्ण दत्त ने कहा, वह एक पुराने अभिशाप का हिस्सा है। पांडुलिपि में लिखा था कि जो भी इस खजाने को चुराने की कोशिश करेगा उसे लाल डोरी से मौत मिलेगी। तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इसे अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करूं। लोग सोचेंगे कि यह कोई अलौकिक शक्ति है और मुझ पर किसी को शक नहीं होगा। लेकिन तुम्हें हम पर शक हो गया, मैंने कहा। रामकृष्ण दत्त ने रिवॉल्वर मेरी ओर घुमाई। हां, तुम्हारे मित्र बहुत चालाक हैं, लेकिन अब यह कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम सब भी यहीं दफन हो जाओगे और कोई कभी नहीं जान पाएगा कि क्या हुआ था। व्योमकेश ने अचानक बोला, लेकिन एक बात तो बताओ रामकृष्ण, तुम्हारे पैर में चोट कैसे लगी जब तुम खिड़की से उतर रहे थे? रामकृष्ण दत्त का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। हां, जब मैं राजशेखर को मारने के बाद खिड़की से उतर रहा था तो मेरा पैर फिसल गया, लेकिन मैंने सोचा कि कोई मुझे नहीं देख रहा होगा। तभी अचानक हमारे पीछे से पुलिस की आवाज आई, हाथ ऊपर करो रामकृष्ण दत्त, तुम घिर चुके हो। हम सब चौंक गए। पुलिस इंस्पेक्टर और कुछ सिपाही वहां खड़े थे। रामकृष्ण दत्त ने अपनी रिवॉल्वर पुलिस की ओर घुमाई, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ कर पाता, एक सिपाही ने उस पर झपट्टा मारा और उसे पकड़ लिया। रिवॉल्वर उसके हाथ से गिर गई। व्योमकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे पता था कि तुम यहां आओगे रामकृष्ण, इसलिए मैंने पहले से ही पुलिस को सूचित कर दिया था। वे यहां छिपे हुए थे और तुम्हारी पूरी बात सुन रहे थे। यह तुम्हारा पूरा कबूलनामा है। रामकृष्ण दत्त का चेहरा पीला पड़ गया। तुमने मुझे फंसाया, उसने चिल्लाकर कहा। व्योमकेश ने शांति से कहा, नहीं, तुमने खुद को फंसाया। तुम्हारी लालच ने 3 बेगुनाह लोगों की जान ले ली। अब तुम्हें इसकी सजा भुगतनी होगी। पुलिस ने रामकृष्ण दत्त को गिरफ्तार कर लिया। इंस्पेक्टर ने व्योमकेश को धन्यवाद दिया। श्रीदास, आपकी मदद के बिना हम इस मामले को कभी नहीं सुलझा पाते। आपने बहुत अच्छा काम किया। व्योमकेश ने विनम्रता से कहा, यह मेरा कर्तव्य था इंस्पेक्टर साहब। सच्चाई को सामने लाना ही मेरा काम है। हम सब तहखाने से बाहर निकल आए। सुचित्रा देवी और देबाशीष हमारे लिए ऊपर इंतजार कर रहे थे। जब उन्हें सारी बात पता चली तो उनकी आंखों में आंसू आ गए। तो राजशेखर बाबू को सचमुच मार दिया गया था, सुचित्रा देवी ने रोते हुए कहा। लेकिन कम से कम अब सच्चाई सामने आ गई है। उन्हें न्याय मिल गया है, व्योमकेश ने कहा। हां श्रीमती मुखर्जी, और वह खजाना जो आपकी हवेली में था अब आपका है। आप उसका इस्तेमाल उसी तरह कर सकती हैं जैसा आपके पति चाहते थे, गरीबों की मदद के लिए। सुचित्रा देवी ने सिर हिलाया। बिल्कुल, मैं यही करूंगी। यह राजशेखर की आखिरी इच्छा थी और मैं इसे पूरा करूंगी। अगले कुछ दिनों में पूरे कोलकाता में यह खबर फैल गई। अखबारों में बड़ी बड़ी सुर्खियां छपी। 3 हत्याओं का रहस्य सुलझा। सत्यान्वेषी व्योमकेश दास ने पकड़ा हत्यारा। लोग हमारे घर आने लगे व्योमकेश को बधाई देने के लिए। लेकिन व्योमकेश की दिलचस्पी इन सब में नहीं थी। वह फिर से अपनी किताबों में डूब गए, अगले रहस्य का इंतजार करते हुए। एक शाम जब मैं और व्योमकेश चाय पी रहे थे, मैंने उनसे पूछा, व्योमकेश, तुम्हें कैसे पता चला कि रामकृष्ण दत्त ही हत्यारा है? व्योमकेश ने मुस्कुराते हुए कहा, अजीत, कई संकेत थे। पहला, उसके पैर में चोट थी जो हरिहर ने देखी लंगड़ाती छाया से मेल खाती थी। दूसरा, वह पांडुलिपि को बहुत चाहता था और राजशेखर बाबू ने उसे मना कर दिया था। तीसरा, जब मैंने उसके घर पर प्राचीन वस्तुओं को देखा तो मुझे लगा कि यह आदमी कुछ भी कर सकता है उन्हें पाने के लिए। और आखिरी, वह लाल रेशमी डोरी जो हर हत्या में इस्तेमाल हुई थी, वह एक विशेष प्रकार की रेशम थी जो पुराने पूजा के सामान में मिलती है। रामकृष्ण दत्त के पास ऐसी चीजों का संग्रह था। मैंने सिर हिलाया। तुम्हारा दिमाग सचमुच अद्भुत है व्योमकेश, व्योमकेश ने हंसते हुए कहा। यह सब अभ्यास है अजीत। हर छोटे से छोटे संकेत पर ध्यान देना और उन्हें जोड़ना। सच्चाई हमेशा उन्हीं संकेतों में छिपी होती है। कुछ हफ्तों बाद सुचित्रा देवी ने उस खजाने का इस्तेमाल करके एक बड़ा अनाथालय खोला। उन्होंने इसका नाम राजशेखर मुखर्जी अनाथालय रखा। देबाशीष भी अपनी चाची की मदद करने लगा। एक दिन वह हमारे पास आया और व्योमकेश को धन्यवाद दिया। श्रीदास,
आपकी वजह से मेरे चाचा जी को न्याय मिला। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। व्योमकेश ने कहा, देबाशीष, यह मेरा कर्तव्य था, और अब जब तुम्हारी चाची गरीबों की मदद कर रही हैं तो राजशेखर बाबू की आत्मा को शांति मिल गई होगी। यह सच्चा न्याय है। रामकृष्ण दत्त को अदालत ने तीनों हत्याओं के लिए फांसी की सजा सुनाई। उसकी सारी संपत्ति जब्त कर ली गई। वह जेल में बैठा अपने किए पर पछताता रहा। उसकी लालच ने न केवल 3 लोगों की जान ली, बल्कि उसकी अपनी जिंदगी भी बर्बाद कर दी, और इस तरह खून की लकीर का रहस्य सुलझ गया। वह लाल रेशमी डोरी जो 3 लोगों की मौत का कारण बनी, अब पुलिस के सबूतों में बंद थी। मुखर्जी हवेली में फिर से शांति लौट आई और कोलकाता की सड़कों पर लोग फिर से सुरक्षित महसूस करने लगे। मैं और व्योमकेश अपने रोजमर्रा के जीवन में वापस लौट आए, लेकिन मुझे पता था कि यह शांति अस्थायी है। जल्द ही कोई और रहस्य हमारे दरवाजे पर दस्तक देगा और व्योमकेश फिर से अपनी तीक्ष्ण बुद्धि का इस्तेमाल करके सच्चाई को सामने लाएंगे, क्योंकि वह एक सत्यान्वेषी हैं। सच की खोज में लगे रहना उनका स्वभाव है, और मैं उनका साथी हूं, हर कदम पर उनके साथ खड़े रहने वाला। जब भी अन्याय होता है, जब भी कोई रहस्य सामने आता है, व्योमकेश दास वहां होंगे, और मैं अजीत कुमार बनर्जी उनकी हर कहानी को दुनिया के सामने लाने के लिए हमेशा तैयार रहूंगा। इस कहानी ने मुझे एक बात सिखाई, लालच इंसान को किस हद तक गिरा सकती है। रामकृष्ण दत्त एक सामान्य संग्राहक था, लेकिन उसकी लालच ने उसे एक हत्यारा बना दिया। उसने 3 बेगुनाह लोगों की जान ले ली, सिर्फ एक खजाने के लिए, और आखिर में उसे कुछ नहीं मिला सिवाय फांसी के। इसके विपरीत राजशेखर मुखर्जी एक सच्चे इंसान थे। उन्होंने अपनी सारी संपत्ति दान कर दी, और वह खजाना भी गरीबों के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। हालांकि उनकी जान चली गई, लेकिन उनकी नेक इच्छाएं पूरी हुईं और उनका नाम हमेशा के लिए अमर हो गया। व्योमकेश ने मुझसे कहा था, अजीत, याद रखो, सच्चाई हमेशा जीतती है। चाहे कितना भी समय लगे, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, लेकिन आखिर में सच ही सामने आता है, और हमारा काम है उस सच को ढूंढना और दुनिया के सामने लाना। उस रात जब मैं बिस्तर पर लेटा तो मुझे खून की लकीर का पूरा मामला याद आया। वह बरसात की रात जब देबाशीष पहली बार हमारे पास आया था, वह मुखर्जी हवेली का भयानक माहौल, वह 3 हत्याएं, और आखिर में वह तहखाने में रामकृष्ण दत्त के साथ कन्फ्रंटेशन। सब कुछ एक सपने जैसा लग रहा था, लेकिन यह हकीकत थी, और व्योमकेश ने एक बार फिर साबित कर दिया था कि वह कोलकाता के सबसे बेहतरीन सत्यान्वेषी हैं। मैं मुस्कुराया और अपनी आंखें बंद कर लीं। कल एक नया दिन होगा, शायद एक नया रहस्य भी, और मैं तैयार रहूंगा व्योमकेश के साथ सच्चाई की तलाश में, क्योंकि यही हमारा काम है, यही हमारी जिंदगी है, और इससे बेहतर जिंदगी मैं सोच भी नहीं सकता। खून की लकीर का मामला समाप्त हो चुका था, लेकिन व्योमकेश दास के रोमांचक सफर का यह सिर्फ एक पड़ाव था। आगे और भी कई रहस्य हमारा इंतजार कर रहे थे, और हम तैयार थे उन्हें सुलझाने के लिए।